Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of class 10th Political Science NCERT chapter number 1, that's power sharing. हमारा जो कोर्स रहेगा बच्चों वो अपना बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर इशू आता है या किसी चीज समझने में दिक्कत आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो आपके एनसीईआरटी के फॉर्मेट में ही होंगे। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, उनको हाईलाइट करता चलूंगा और उनके ऊपर डिस्कशन भी करता चलूंगा विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग वर्ड से आप क्या समझ सकते हो? पावर का वर्ड होता है, पावर का मीनिंग, पावर वर्ड का मीनिंग है शक्ति, और शेयरिंग का मीनिंग है किसी चीज के साथ आप शेयर तो समझते हो यार, समझते ही हो गया, किसी चीज के साथ कोई चीज, किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज बांटना। तो पावर शेयरिंग में हम क्या करते हैं, जितनी भी शक्तियां हैं देश के पास या एक स्टेट के पास, उनको अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे अगर हम एक लमसम एग्जांपल देख लें तो फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर हम देखें, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हमारे पास 3 बेसिक पिलर्स हैं। आजकल हम कहते हैं कि 4 पिलर्स हैं, पर मेनली 3 बेसिक 4 पिलर्स माने जाते हैं। पहला इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब हमारा पार्लियामेंट वगैरह, हमारे मिनिस्टर्स वगैरह, जो कि बेसिकली क्या करते हैं कि वो कानून बनाते हैं। ठीक है, देन देयर आफ्टर देयर आर एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कि उन बने हुए कानूनों को फॉलो अप करवाते हैं। अब फॉलो अप कैसे करवाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देश में एक कानून है कि इफ यू मर्डर समवन, अगर आप किसी का कत्ल कर देते हैं तो देन यू हैव टू गो टू जेल। ठीक है, और उसके अंदर सर्टेन प्रोविजंस सर्टेन प्रोविजंस है जिसके तहत आपको एक जज डिसाइड करेगा कि आपकी सजा, आपकी पनिशमेंट क्या होती है, विच कुड बी वेरिंग फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेके आपको फांसी तक की सजा हो सकती है, डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है जज, जो कि बिलोंग करते हैं जुडिशियरी से, जो कि अदर पिलर, हमने 3 पिलर्स की बात करी, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव कौन से? वो जो कानून बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो कानून को फॉलो अप करवा रहे हैं। एंड जुडिशरी कौन है? जो कि चेक एंड बैलेंसेस रख रहे हैं। अभी इनिशियली कितना ही रखते हैं, आगे जैसे जैसे आते जाएगा हम समझते चलेंगे। एक बार आप इस ओवरव्यू को पढ़ लीजिएगा, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। हम टॉपिक शुरू करते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप के अंदर और श्रीलंका हमारा साउथ इंडियन स्टेट्स के पास अगर आप देखेंगे तो हमारे नेबरिंग कंट्री, आइलैंड नेशन है। चलिए कंसिडर करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो बेल्जियम कहाँ पे है? यूरोप में। एक बार इसके हम लोकेशन देख लेते हैं। भाई कौन सा मैप सुंदर लग रहा है? हाँ देखो, उस वाले में थोड़ा क्लियर कर समझ आएगा। देखो भाई, अगर आप देख सकते हैं, देखना चाहिए देखें, तो इस मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रांस पड़ता है। फ्रांस एक नोन कंट्री है, बड़ा देश है जिसको आपने, जिसके बारे में आपने सुना हो। ठीक है, ये छोटा सा आइलैंड जो आप देख रहे हैं फ्रांस के पास, ठीक है, इस आइलैंड के बगल में यहाँ पे ग्रीन कलर की कंट्री है बेल्जियम। ठीक है, फ्रांस से बॉर्डर शेयर करता है और जहां तक है मैक्सिमम लार्जेस्ट बॉर्डर जो है शेयर करता है वो फ्रांस से ही करता है। वापस अपनी कहानी पे आते हुए, इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं? पड़ोसी देश जैसे कि हमारे पड़ोसी हैं नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रह गया कोई? अफगानिस्तान। हाँ, पीओके का बॉर्डर, जो पीओके वाला हमारा कश्मीर का एरिया है जो कि करंटली पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन है, उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉर्डर अफगानिस्तान से शेयर करता है। तो यस, वी हैव अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान एज वेल। तो बेल्जियम का बॉर्डर किसके साथ आता है? फ्रांस के साथ आता है, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी, लग्जमबर्ग के साथ। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा इनकी आबादी है, पॉपुलेशन। एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो क्या है, पॉपुलेशन इनकी इतनी कम है कि हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन को भी अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, आधी कर दूं, तो कहीं बेल्जियम की पॉपुलेशन बनती है?
The ethnic composition of this small country is very complex. ethnic composition यानी कि अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग विचार, अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले लोग। जैसे एथनिकली इंडिया में बहुत सारी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू रहते हैं, रिलीजियस एक मेजोरिटी, ठीक है, फिर मुस्लिम्स रहते हैं जो कि सेकंड मेजोरिटी है कंट्री की। अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग तरीके से पूजा करने वाले लोग, अलग भाषाओं के लोग, अलग खाना खाने वाले लोग, अलग तरीके के पहनावे वाले लोग जो है, हम डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं। तो कंट्री के अंदर डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है यानी कि बहुत छोटे छोटे अमाउंट में, नंबर्स में बहुत सारी एथनिसिटी के लोग एक साथ रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम दो रिलीजन्स को हटाते हैं, जो कि हमारी दो मेजोरिटीज है, फर्स्ट मेजोरिटी बीइंग हिंदू एंड सेकंड मेजोरिटी बीइंग मुस्लिम, तो उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स और हैं। और कुछ इसी इसी प्रकार का हिसाब अगर आप देखें तो वहां पे भी है। अब ये क्या कहता है, of the country's total population 59% live in Flemish region and speak Dutch as language। तो लगभग 59% लोग जो हैं वो फेल्मिश रीजन में रहते हैं, इलाके का नाम, जगह का नाम, ठीक है, और डच भाषा बोलते हैं। लगभग 40% लोग जो है वो वेलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं और क्या भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। अब देखो बॉर्डर फ्रांस से लगा हुआ है ना, तो भाषा का तो बॉर्डर से कोई लेना देना होता नहीं है। अब आप देखो क्या होता है कि कंट्रीज के बॉर्डर जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, वो चेंज करते रहते हैं। आज से अगर हम 100 साल पीछे जाते हैं तो इंडिया का जो बॉर्डर है वो कुछ और हुआ करता था, ठीक है, और 200 300 500 साल पीछे चले जाओ तो बॉर्डर और अलग होता है। सेम गोज विद एवरी अदर कंट्री इन द या इन द वर्ल्ड। तो अब क्या होता है कि बॉर्डर तो चेंज हो गए पर लोगों की लैंग्वेज उतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो सकती। अगर आज वॉर हो जाता है, आज बॉर्डर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, और इस टाइम पे रोज नए बॉर्डर फॉर्म हो रहे हैं। कोई एरिया रशिया कैप्चर कर ले रहा है, कोई एरिया यूक्रेन वापस रिक्लेम कर ले रहा है। तो बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं बट लैंग्वेज क्या उन लोगों की चेंज होगी कि आज जो व्यक्ति रशिया में था वो रशियन बोल रहा है और कल को वो एरिया यूक्रेन ने रिक्लेम कर लिया तो वो यूक्रेनियन बोलना शुरू कर देगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो पॉसिबल नहीं। तो वहां पे भी लगभग 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच इसलिए आपको कई दुनिया के कोने में बोलने के लिए लोगों के बीच में बोले जाने वाली भाषा है। कारण उसका ये है कि फ्रांस ने कॉलोनाइज बहुत किया था, एक लार्ज चंक ऑफ वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया, इसलिए वहां पे कई दुनिया के कई इलाकों में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। कहता है रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक्स जर्मन। तो तीन भाषाएं होगी, बचे हुए 1% लोग जर्मन बोल रहे हैं। इसकी कैपिटल का नाम ब्रुसेल्स है। 80% लोग speak French while 20% speak Dutch। तो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के अंदर लगभग 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% डच बोल रहे हैं। आप ऐसा समझ लो जैसे अगर एग्जांपल हम दिल्ली इंडिया का लेते हैं, इंडिया की कैपिटल इज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग में 80% लोग एक भाषा बोले और बचे हुए 20% लोग दूसरी भाषा। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। बच्चे ये देखने की समझने की बात है, क्या कह रहा है, माइनॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकिंग लोग। अगर आप कैपिटल की बात, अगर आप कैपिटल की बात करो तो फ्रेंच बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में है, संख्या में कम है। दिस वॉज और लेकिन लेकिन रिलेटिवली रिच, रिच का मतलब क्या है कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में अमीर हैं। जैसे इंडिया में कुछ कम्युनिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज बहुत ना के बराबर है, लेकिन कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री के अंदर रिसोर्स अर्न करने में उनका योगदान काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारी मारवाड़ी कम्युनिटीज या हमारे जैन भाई लोग, ठीक है, तो इनका क्या है, ये पॉपुलेशन में तो बहुत कम है ऑल दो, लेकिन इतनी अपनी मेहनत की वजह से, अपनी आप ये कह सकते हो लगन की वजह से इन कम्युनिटी के लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लिया। कुछ उसी प्रकार से वहां पे भी ऑल्दो फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है कंट्री की कैपिटल में माइनॉरिटी में है बट पावरफुल और रिच प्लेसेस पे। This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education on much later. This led to tension between Dutch-speaking and French-speaking communities during 1950s and 60s. The tension between two communities was on acute in Brussels.
Brussels presented a special problem that Dutch speaking people constitute a majority in country but a minority in capital. तो क्या कह रहा है ये कि अब क्योंकि कैपिटल रीजन के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है वो मेजोरिटी में है और डच स्पीकिंग लोग जो है माइनॉरिटी में, तो क्या हुआ कि लोगों के बीच में थोड़ा तनाव बढ़ने लगा। भाषा की वजह से लोगों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो पावरफुल प्लेसेस पे थे, वो अच्छी ओहदे पे थे, तो उनके पास रिसोर्सेज को यूज करने की पावर थी। अब जिसकी पावर, जैसे देखो सीधी सी बात है, जिसके पास पावर है वही अपने हिसाब से काम करवाएगा, दूसरे के हिसाब से काम करना है या करवाना है तो आपको पावर ग्रैब करनी है। होता क्या है, यही चीज वहां पर टेंशन का रीजन बनती है और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में टेंशन राइज करने लगती है। रीजन वॉज कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है वो बीइंग मेजोरिटी इन कैपिटल रीजन ऑल्दो दे वर इन माइनॉरिटी इन कंट्री, भले ही वो कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में थे बट कैपिटल के अंदर मेजोरिटी में। और डच स्पीकिंग पूरे देश के अंदर उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन कैपिटल सिटी की बात करें तो वो पॉपुलेशन में कम, जिसकी वजह से डच को उतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं यूज करने को मिल रहे थे जितना कि फ्रांस के लोग यूज कर पा रहे थे। फ्रेंच स्पीकिंग, नॉट फ्रांस के लोग, फ्रेंच स्पीकिंग लोग यूज कर पा रहे। इसकी वजह से टेंशन कम्युनिटीज के बीच में राइज करने लगे, जिसके बाद एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। क्या कहता है कि डच स्पीकिंग लोग जो है वो कंट्री में मेजोरिटी में है बट कैपिटल में माइनॉरिटी। कहता आगे कहता है लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री श्रीलंका। कह रहा है अब इसी चीज को हम कंपेयर करके देखते हैं एक दूसरे देश का एग्जांपल लेके जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका एक अनदर कंट्री है, आइलैंड देश है। आइलैंड का मतलब होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ये तो सबको आइडिया होगा यार, बताने की जरूरत है नहीं। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की कोस्ट से आप थोड़ा सा और नीचे चले जाओ और डाउन साउथ चले जाओ तो आपको श्रीलंका मिल जाएगा। इट इज अबाउट इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के बराबर। लाइक अदर नेशन इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन, श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे कि बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन काफी डाइवर्स। मेजर सोशल ग्रुप्स आर, कौन कौन से सोशल ग्रुप है आप जरा यहाँ पे ये चीज फोकस करने वाली है। एक है सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला एक सिन्हालीज एक भाषा है, 74% पॉपुलेशन इसको बोलती है। सेकेंड मेजोरिटी आर तमिल स्पीकर्स, 18% के आसपास पॉपुलेशन जो है तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉमन है एज हमारा तमिलनाडु। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। और तमिल के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, 2 ग्रुप्स हैं। अगर हम डिवाइड करें कि भैया श्रीलंका के अंदर पॉपुलेशन का लैंग्वेज के बेसिस पे क्या हिसाब है, तो 2 लैंग्वेज है, पहली सिन्हालीज एंड द सेकंड वन इज तमिल। अब तमिल के अंदर फिर 2 सेक्शंस हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। जो तमिल कंट्री के श्रीलंका के तमिलियन लोग हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। रेस्ट whose forefather came from India as plantation worker during the colonial periods are called Indian Tamils। अब क्या कहानी है भैया, देखो हम तो थे 200 साल पहले गुलाम, ठीक है, 200 साल के 75 साल पहले तक गुलाम थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो हमारे पिटाई लगाते थे और जबरदस्ती हम लोगों को एज अ फोर्स्ड लेबर, एज अ बंधुआ मजदूर, ठीक है, जिसको खाने को भी कुछ नहीं देंगे, पैसे भी नहीं देंगे, बस उसकी पिटाई करेंगे और उससे काम करवाएंगे। ठीक है, वेरी मतलब बहुत ना के बराबर ऐसा, आपसे पूरे दिन काम करवा के कहेंगे ले 5 रुपए जा टॉफी खा ले। ठीक है, टॉफी भी क्या 5 रुपए से पेट भर जाएगा क्या यार आपका? ठीक है, और सिर्फ आपका पेट थोड़ा भरना है आपको, आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी आपकी फैमिली की, आपकी पेरेंट्स की, आपके बच्चों की। तो इस टाइप की लेबर को हम बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेड लेबर कहते थे। तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स ये काम स्लेव ट्रेड में ब्रिटिशर्स ने बहुत पैसा कमाया भाई, अंधा पैसा कमाया। तो ये क्या करते थे, ये इंडियंस को वहां से एज अ लेबरर उठा के ले जाते थे ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग कोनों में। आपको इंडियन कम्युनिटी के लोग दुनिया के कई देशों में मिलेंगे, उनमें से एक श्रीलंका में। तो जिन लोगों को इंडिया से ये लेके गए थे श्रीलंका और फिर बाद में वापस लेके कभी नहीं आए, वो लोग वहीं पे बस गए, उनको वहीं पे बसना पड़ा, अपनी फैमिलीज को छोड़ के एक नया घर परिवार या जैसे भी वो रहे होंगे वहां पे शुरू करना पड़ा। ऐसे लोगों के बच्चों को, ठीक है, बोला गया इंडियन तमिल, जिनके एंसेस्टर्स इंडिया से आए। As you can see from map, Sri Lankan Tamils are concentrated in north and east part of the country। अब ऊपर का मैप देख लेते हैं। देखो मैप मैप नीचे होगा श्रीलंका का, ये हाँ। तो देखो अब कह रहे हैं कि इंडियन तमिल्स को हमने डार्क ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो इंडियन तमिल्स कहाँ पे, तो डाउन साउथ में आपको थोड़े से मिलेंगे और कुछ थोड़े से ऊपर मिलेंगे। इसके अलावा श्रीलंकन तमिल्स जो है वो टोटली कंसंट्रेटेड है नॉर्थ पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ
श्रीलंका में। ईस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। और नॉर्थ पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया जहाँ पे जाफना लिखा है। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ एरिया जो है वो सिन्हालीज कम्युनिटीज के लोगों के द्वारा कैप्चर किया गया है, जो मेन टेरिटोरियल लैंड है कंट्री की। और जो एक्सट्रीम आउटस्कर्ट्स है, बाहरी इलाके हैं, किनारे के इलाके हैं, समुद्र के बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहां पर इन्होंने तमिल्स को पुश कर दिया। वापस कहानी पे आते हैं। Tamils are connected in north and east of country. Tamils are concentrated in north and east of country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist. तो सिन्हालीज कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, अधिकतर लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। While most of the Tamils are Hindus और Muslims, तो और अधिकतर तमिल्स क्या है, या तो हिंदू है या मुस्लिम्स है। These are about 7% of there are about 7% of Christians who are both Tamil and Sinhala। 7% के आसपास आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, और वो दोनों समुदायों में मिलती है, तमिल भाषा बोलने वालों में भी और सिंहाला भाषा बोलने वालों में भी। आगे कहता है, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन अ सिचुएशन लाइक in Belgium, the Dutch community could take advantage of numeric majority and force its will on French and German speaking population. This would push the conflicts among communities further. This could lead to a very messy partition of country. Both sides would claim control over Brussels. यार अगर अब इसी सिचुएशन को अगर हम देखें, बेल्जियम में क्या होता है कि अगर बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है, तो वो कोशिश करे अपनी संख्या के दम पर, अपनी ताकत के दम पर, नंबर्स के दम पर, वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों को एक साइड धकेल सकती है, उन्हें एक साइड में कॉर्नर कर सकती है। और इस चीज के चलते एक मैसी पार्टीशन हो सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार का एक पार्टीशन अराइज हो सकता है जैसा कि इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, जिसमें टू नेशन थ्योरी के तहत मोहम्मद अली जिन्ना एंड पार्टनर्स ने कहा था कि इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, ठीक है, और उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए फॉर मुस्लिम। ऑल्दो वो स्टेट की हालत क्या है आज की तारीख में हम सब देख पा रहे हैं, खाने को दाना नहीं, और क्या बोले, पहनने को चिथड़े नहीं है, हाल खराब हो रखा है देश। और यहाँ पे इंडिया में आज भी पाकिस्तान की टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इंडिया में रहते हैं, और हम बहुत पीसफुली और हैप्पीली सब एक साथ रह रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि आप सॉल्यूशन पीसफुली भी निकाल सकते हैं, आप सॉल्यूशन मारपीट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, चॉइस आपकी। यहाँ पे क्या होता है, हम अगर बात करते हैं यूरोपियन कंट्री की, तो यहाँ पे ब्रुसेल्स की, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने मेसी पार्टीशन से बचने के लिए शांति का रास्ता अपनाया। और श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हाला कम्युनिटी जो कि यहाँ पे मेजोरिटी, श्रीलंका में मेजोरिटी सस्टेन करती थी, उन्होंने इम्पोज किया अपनी विल को माइनॉरिटी। अब जरा मेजोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म दो वर्ड से बनता है, मेजोरिटी और टेरियनिज्म। इसका मतलब क्या है, मेजोरिटी का मतलब है बहुसंख्यक समाज, यानी कि जो लोग पॉपुलेशन में अबव 50% है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड मेजोरिटी। वेल, अच्छे परसेंट में मेजोरिटी, जैसे इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में मेजोरिटी में कौन है, हिंदूज में फर्स्ट मेजोरिटी इज हिंदू और सेकंड मेजोरिटी इज मुस्लिम्स, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स की भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, अराउंड 20-30% है। लास्ट सेंसस के हिसाब से तो 11% थे, जो कि पुराना डाटा है और काफी चेंज हो गया, न्यू डाटा रिलीज नहीं हुआ है, तो इजीली 15-20% मुस्लिम कम्युनिटी का वेटेज इंडियन पॉपुलेशन के अंदर होगा। दे आर सेकंड मेजोरिटी। सिमिलरली बाकी बची हुई जो छोटी छोटी संख्या में कम्युनिटी है, जैसा फॉर एग्जांपल हमारे सिख भाई, ठीक है, तो बहुत कम पॉपुलेशन होल्ड करते हैं हम इंडिया में, ठीक है, और उसके बाद भी उनका योगदान अगर आप आर्मी और आर्म फोर्सेस में देखो तो बहुत ज्यादा है, और किसी कम्युनिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी पूरे देश को चलाए, यानी कि देश चले मेजोरिटी की धर्म मानने वाले या मेजोरिटी भाषा बोलने वाले लोगों के हिसाब से। जैसे अब जरा देखते हैं क्या कहता है। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of Sinhala communities sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. कहता है इंडिया जो श्रीलंका था वो 1948 में आजाद होता है, तो जो वहां पे लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे सिन्हाला कम्युनिटी के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि सरकार के ऊपर अपना वर्चस्व हासिल कर ले, अपनी पावर कंट्रोल अपना हासिल कर ले, ताकि हम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सरकार चला सके, देश चला सके।
और सिन्हालाओं की सुप्रीमेसी बना सके। सुप्रीमेसी मतलब क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर किसी का एक मेंबर रूल होता है, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर एक मेंबर सेक्रेटरी है ना, बिल्कुल उन्हीं की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, बिल्कुल उसी तरह एक मेंबर आप कह सकते हो लीडर या पावर होल्डर, ठीक है। तो वो सिन्हाला कम्युनिटी के हाथ में सारी शक्तियां लाना चाहते थे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया जाता है। एक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, और लॉ का मतलब क्या होता है, एक्ट क्या होता है और बिल क्या होता है, कुछ आइडिया हो अगर किसी को तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं 1 मिनट में कुछ टाइम के लिए उठता हूँ। देखो, बिल का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई लॉ किसी कानून के ऊपर हमारे पॉलिटिशियंस ने बात करी और वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया कि भैया हम ये कानून बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम वोटिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर वोटिंग में पास हो जाता है, मेजोरिटी वोट्स के साथ वो पास हो जाता है, तो वो कानून जो बिल था, जो पेपर वो लेके आए थे, डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर करके लेके आए थे, वो कानून बन जाता है अगर उसको वोट्स मिल जाते हैं दोनों हाउसेज में। उसे लोकसभा में भी पास होना है, उसे राज्यसभा में भी पास होना है, उसके बाद उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन मिलेगा। देयर आफ्टर अ बिल बिकम्स एन एक्ट। तो बिल क्या है, बिल एक पेपर का डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। वो अंडर अभी कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है, या आप ये कह सकते हो ड्राफ्टिंग फेज के अंदर है। आप उसे बना रहे हो, उसके अंदर आप अगर चाहो कि भैया मैं फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं XYZ कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन देना चाहता हूँ और फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद डिसीजन होता है कि नहीं नहीं 10 नहीं, ये 6% देना चाहिए और कम्युनिटी को 4% दे देना चाहिए, तो वो सारे चेंजेस बिल के फेज में हो जाते हैं। तो बिल को जब पास करेंगे आप, पहले लोकसभा में या पहले जिस भी हाउस में आप लेके आए, पहले एक हाउस में पास करना है, फिर दूसरे हाउस में पास करना है, देयर आफ्टर आपको प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए एट सेंट्रल लेवल। और सिमिलरली स्टेट लेवल पे क्या होगा, आपको पहले एक हाउस में विधानसभा विधान परिषद, देयर आफ्टर आपको गवर्नर का एसेंट चाहिए, तो वो बिल एक्ट बन जाता है। एक्ट का मतलब है कानून। हम जो भी कानून फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे एक्ट के तहत, किसी ना किसी एक्ट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद। तो 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया जाता है ताकि सिन्हाला को एक ओनली एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री की बना दिया जाए। यानी कि सिन्हाला भाषा जो होगी वही कंट्री की ऑफिशियल भाषा होगी। उसी के अंदर कंट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे जाएंगे, सारा पेपर वर्क होगा, सारे लॉज लिखे जाएंगे, सारे सब कुछ उसी की भाषा के अंदर होगा, एग्जाम्स वगैरह 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 सब। आगे कहता है 10 डिसरिगार्डिंग तमिल। और इससे क्या होगा, अब यार आप एक भाषा को सुप्रीमेसी दे दोगे तो यार बाकी दूसरी भाषा की तो ऑटोमेटिकली आपने चाहे उसे ना धकेला हो नीचे, बट वो तो ऑटोमेटिकली नीचे चलेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया में हमने 22 लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया, तो क्या नाम है, रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, ऑल्दो नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई नहीं है। क्या होता है कि हमने 22 लैंग्वेजों को इसलिए दिया है कि आप उन 22 लैंग्वेजेस में से किसी को भी सेलेक्ट कर लो, सारी की सारी इक्वल है। यार तुम्हें हिंदी में पेपर देना है तुम हिंदी में दो, तुम्हें तमिल में देना, तेलुगु में देना, कन्नड़ में देना, किसी में भी दे यार, उन 22 में से कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिन्हाला भाषा को एक मुख्य भाषा, मेन मेजोरिटी भाषा बनाने के लिए एक कानून पास किया, और जिसकी वजह से तमिल लोग बेचारे बुरा मान गए या औखे हो गए, आप कह सकते हो, या उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनकी लैंग्वेज के साथ बदसलूकी की जाती। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो क्या कहता है, फेवर्ड सिन्हालास, यानी कि जो लोग सिन्हाला कम्युनिटी से आते हैं उनको फेवर किया जा रहा है, किस लिए, यूनिवर्सिटी में पोजीशंस के लिए, गवर्नमेंट में जॉब्स के लिए, आप सरकारी विभाग में नौकरी लेने जा रहे हैं, अगर आप सिन्हाली कम्युनिटी के हैं तो आपको एडवांटेज दिया जा रहा है ताकि वो अपना वर्चस्व बना सके। A new constitution stipulated that state shall protect and foster Buddhism। देश का धर्म बुद्धिज्म को बना दिया गया, यानी कि देश के कानून को, देश की व्यवस्था को, सरकारी तंत्रों को, महकमे को, यानी कि गवर्नमेंट बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सब को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ताकि देश शेल प्रमोट एज वेल एज फॉस्टर बुद्धिज्म। प्रमोट का मतलब, प्रोटेक्ट का मतलब आपको बुद्धिज्म को बचाना भी है, और फॉस्टर का मतलब उसे बढ़ाना भी है, पालना पोसना बढ़ाना भी है, फैलाना है। यानी कि बात क्या, इन शॉर्ट कहो तो तमिल लोग या हिंदू लोग या मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है उन्हें बुद्धिज्म के फैक्शंस में लेके आया जाए। भाई और कैसे फैलाओगे, आइलैंड है आपका, कहाँ फैलाने जाओगे, समुद्र में मछलियों को सिखाओगे बुद्धिज्म, नहीं ना। तो आपने कहाँ सिखाना है, आपने लोगों को सिखाना है। मछलियां तो, जानवर तो धर्म फॉलो नहीं करते ना, लोगों को सिखाओगे। किन लोगों को सिखाओगे, इंडिया में आके सिखाओगे, नहीं, आप अपनी कंट्री के अंदर सिखाओगे।
ठीक है, आप अपने धर्म के लोगों को भी बताओगे और दूसरे धर्म के लोगों को भी बताओगे, दैट इज फॉस्टरिंग एनी रिलीजन. All the government measures coming from one after another gradually increased the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. तो जो गवर्नमेंट के मेजर्स थे, जो सरकारी नीतियां थी, एक के बाद एक जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके अंदर एलियनेशन की फीलिंग डालने लगी. एलियनेशन का मतलब हम कहीं बाहर दुनिया से आते हैं यार, हम यहाँ का पार्ट नहीं है. ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला हमें फील आने लगा. ठीक है, कि भैया हमें बाहर कर दिया, बहिष्कृत कर दिया. ठीक है. They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उन्हें लगने लगा कि कोई सी भी बुद्धिस्ट सिन्हाला की पार्टी उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं है, मजाक उड़ा रही है, उनको परेशान कर रही है, उनके कल्चर को खत्म करना, दबाना चाहती है. They felt that the constitution and government policies denied them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. तो उन्हें क्या लगने लगा कि भैया जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो उनके राइट्स को दबा रही हैं, खत्म कर रही हैं, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दे रही, डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, उनके साथ भेदभाव कर रही हैं. किस चीज में? जॉब्स पाने में, उनको अपॉर्चुनिटीज देने में, मौका देने में, और इग्नोर कर रही है उनके फायदे की चीजों को. एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम. और इसके चलते समय के साथ, जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रिश्तों में, सिन्हाला और तमिल के रिश्तों में खटास बढ़ने लगी. Which means their relationship started deteriorating with passing of time. The Sri Lankan Tamils lost the parties and struggles for recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. So what did the Sri Lankan Tamils do? They organized a group and they launched what do we say, a struggle, a protest, say demanding. What were they demanding at that time? They were demanding regional autonomy. What is regional autonomy mean? Regional autonomy means the region which they are living in, they should have the power to control that particular place. यानी कि आपके एरिया में आपकी गवर्नमेंट आप खुद इलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि क्या पॉलिसीज आप अपने लिए बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, in current India we can say that we have state governments which form certain policies, certain laws for their perspective, which they think are best suited for them. That is regional autonomy, कि आपने एक रीजन के लोगों को अपने हिसाब से काम करने का मौका दे दिया. That is regional autonomy. तो हिंदी में एक बार देख लो तो रीजनल ऑटोनॉमी क्या है? जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट्स को मौका देते हैं कि आप अपने लिए एक खुद की पॉलिसी बनाएं जो कि आपके लोगों को आपके हिसाब से सूटेड है, आप समझते हैं कि आपके लिए बढ़िया है, आप वो अपने हिसाब से करें. हम सिर्फ कुछ मेजर इंपॉर्टेंट मिशन के अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हस्तक्षेप करेंगे, बाकी स्टेट लेवल पर आप अपनी गवर्नेंस, अपनी रूलिंग खुद से करो. तो ये इन्होंने डिमांड करी कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो, अपने इलाके में खुद से काम करने का हमें हक मिलना चाहिए, हमारी सेइंग होनी चाहिए हमारे रीजन में. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड जॉब्स. हमें इक्वालिटी का अधिकार चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए, कि एजुकेशन के अंदर हमें बराबरी होनी चाहिए. ये नहीं कि मैं 50% लेके आ रहा हूँ और आपको एडमिशन नहीं, मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा और आप फेल हो गए हो, आपके 30% आए और आपको एडमिशन मिल गया. ये चीज नहीं होनी चाहिए. अगर मुझे 50 पे नहीं मिल रहा तो आपको भी 50 पे नहीं मिलना चाहिए. दैट इज इक्वालिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. ठीक है, मेरिट बेसिस होना चाहिए. But their demand for more autonomy to province populated the Tamil by repeatedly denied. पर उनकी डिमांड्स जो थी बार बार नकार दी गई. By 1980, several political organizations were formed demanding an independent तमिल एल्लम. एल्लम जो है तमिल भाषा के अंदर राज्य को, स्टेट को कहा जाता है. तो क्या हुआ, धीरे धीरे जाके 1980 तक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई जो कि डिमांड करने लगी अपना इंडिपेंडेंट तमिल एल्लम. तमिल एल्लम अपना, भैया इंडिपेंडेंट कंट्री दे दो हमें हमारी, श्रीलंका के अंदर ही, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. कहाँ पे? जो हमने मैप पे देखा था, ये चॉकलेट कौन सा कलर का हो गया यार, इसे ब्लड वॉर्म वाला कलर कह सकते हो ना, ये ब्राउन है ना ये रेड है, मिक्सचर वाला ईंट वाला कलर जो है, ब्रिक कलर जो है. ठीक है, इस रीजन को ये एक सेपरेट कंट्री के फॉर्म में डिमांड करने लगी. What happens next? The distrust between the two communities turns into widespread conflict. It soon turned into a civil war. Yeah, now tell me, what is a civil war? A civil war is a situation when communities of a country belonging to different ethnicities fight amongst each other. जैसे इंडिया में आपने सुना होगा कि पहले हो जाते थे जब कांग्रेस की हुई थी अर्ली 90s वगैरह के आसपास, हिंदू मुस्लिम दंगे होते. ठीक है, तो जो हिंदू मुस्लिम दंगे इंडिया में किसी पर्टिकुलर रीजन में हुए,
या किसी पर्टिकुलर इलाके में मिले। अगर वैसी चीज पूरी कंट्री में प्रिवेल कर जाए, ठीक है, वाइड स्प्रेड, नेशन वाइड स्प्रेड हो जाए, तो भैया उसे हम सिविल वॉर कह सकते हैं। सिविल वॉर मतलब सिविलियंस जो है वो लड़ने लग जाए आपस में। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। इसके रिजल्ट में क्या हुआ भैया, जो लड़ाई झगड़ा करेगी दो कम्युनिटीज तो क्या होगा, एक कम्युनिटी में मरेंगे, दूसरी कम्युनिटी में भी लोग मरेंगे। डैमेज बहुत कम्युनिटीज को होगा। Many families were forced to leave the country as a refuge, and many more were lost their livelihoods. भैया तो कुछ लोगों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा, शरणार्थी बनना पड़ा, रेफ्यूजी बनना पड़ा दूसरे देशों में, जैसे कि इंडिया। नियर बाय कंट्री के अंदर कौन था, इंडिया था सबसे पास, तो इंडिया में भाग के आए। ठीक है, और अपना लाइवलीहुड, अपनी नौकरी जो थी, उनका जो व्यवसाय था, वो उन्हें छोड़ना। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10th अबाउट श्रीलंका's excellent record of economic development, education and health। आपने क्लास 10वीं के अंदर इकोनॉमिक्स की किताब में पढ़ा होगा कि श्रीलंका का कितना अच्छा रिकॉर्ड था, कितना बेहतरीन रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में और पब्लिक हेल्थ में। पर सिविल वॉर के वजह से इस चीज को एक टेरेबल सेटबैक, धक्का झटका कुछ भी कह सकते हो आप, मिला, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें इस तरह हिल गई। अभी देखो 1980s में ये बवाल चल रहा है और आज क्या चल रहा है 2023। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 50 साल पुरानी नहीं है। और उस सेटबैक की वजह से ये कंट्री आज तक इन सब चीजों को फेस कर रही है। अभी लास्ट साल 2 साल पहले भी हमने देखा था श्रीलंका में क्या आंधी तूफान आ रखा था, लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ब्रीच कर दिया था वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें तभी से प्रिवेल कर रही है, कभी लाइट हो जाती है, कभी एनहांस हो जाती है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके भाई, क्या कर रहा है? माल नहीं है, घंटे से पे हिटा मार रहा है, जॉइंट भी मार गया, हिट भी मार गया, फिर एक रन आ गया। पता नहीं, आधा घंटा हो गया। अपलोड कर दिया, आगे